अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा। PSL जारी है ज़ोरों शोर से। आज छठा मैच है, 5वां दिन है और मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और ये मैच भी कराची में ही होने जा रहा है। तो गुज़श्ता मैच में जिस तरह से कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी कराची के शायकीन की जानिब से, तो हम उम्मीद करते हैं जो रिवायती खरीफ समझे जाते हैं PSL में, ख़ास तौर पर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, तो उनके मैच को देखने के लिए यहाँ पर शायकीन की कितनी बड़ी तादाद होती है, ये आज के मैच में ये भी पॉइंट जो है वो देखना होगा। तो कल जो मैच हुआ उस पर सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो कल के मैच में दो टीमें जीती हैं, वो दोनों टीमें कौन सी हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मेहमानों को तारीफ कराऊं, मेरे साथ सकलैन मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दो टीमें कौन सी जीती हैं बताऊं मैं जी? एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है, दूसरी आप दोनों की टीम जीती है, क्योंकि आप लोगों की जो टीम थी वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड थी। जी बिल्कुल ऐसे तो आप दोनों को भी मुबारक हो जी। लेकिन आउट क्लास कर दिया है पेशावर ज़ल्मी को। ऑल्दो पेशावर ज़ल्मी जो है वो कमज़ोर टीम कंसिडर की जा रही थी, साहबजादा फरहान की जो इनिंग्स, खास तौर पर जिस तरीके से लाठी चार्ज उन्होंने किया है, 106 रन बनाए हैं उन्होंने कैच आउट हुए उसके बाद, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रही इस्लामाबाद यूनाइटेड, कैसे देखते हैं आप? ये कल आपको याद होगा, आपने यही सवाल किया था कि इनमें से कौन जीतेगा, तो मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो बॉलिंग है ना पेशावर की, मुझे उसमें कोई दम नज़र नहीं आ रहा। बहुत एवरेज सी उनकी बॉलिंग है और ये अगर जीते तो सिर्फ वो ये एक चांस होता है ना कि बाबर आजम और सैम अयूब को अच्छा बड़ा स्कोर करेंगे तो ये जीतेंगे, अदरवाइज़ उनकी बॉलिंग कोई इतनी ख़ास नहीं है। आप अगर इनके एनालिसिस देखें, बॉलिंग एनालिसिस, 7 बॉलर उन्होंने ट्राई किए। इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉलिंग इतनी वीक है कि आपने 7 बॉलर ट्राई किए और उसके बावजूद हर बॉलर को आप देखें, किसी को भी 9-10 से कम स्कोर नहीं पड़ा, इवन 15-15 की एवरेज से भी स्कोर दिया हुआ है। तो ये देखें, जब आप अगर कोई भी फ्रेंचाइजी जो भी टीम है उसकी अगर बॉलिंग अटैक बैलेंस ना हो ना, चलें इतना तो गुजारा हो ना कि आपके 5 मैक्सिमम, अगर आप किसी बॉलर को अगर मार पड़ती है तो छठा बॉलर ट्राई करें। अगर आप 7-7 बॉलर ट्राई करेंगे, एक मुश्किल है आपका सर्वाइवल करना। और जहाँ तक फरहान की आपने बात की, देखें फरहान पिछले कई सालों से हम इसी चैनल पे बैठ के कहते रहे कि फरहान के साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं, उसको खिलाना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो हर साल टॉप करता रहा और पिछले 3-4 सीज़न में तो वो कर ही रहा था। तो देखें किसी बंदे के, ये अल्लाह का कानून है कि आप जितना मर्ज़ी किसी को दबा के रखें, मगर वो कहीं ना कहीं वो लोगों को नज़र आ ही जाता है। उसको चांस मिले हैं, मगर उसको चांस भी इन्होंने इस तरह दिए हैं कि एक मैच खिलाया ड्रॉप कर दिया। जैसे आप देखें बहुत सारे लोगों को इन्होंने चांस दिए कि 3-3 सीज़न इकट्ठे खिलाए, जैसे उस्मान को खिलाया है। तो अगर आपको कोई प्लेयर अच्छा है जिसने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस किया है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि किसी को आप सीरीज़ पे लेके जाते हैं और उसको खिलाते हैं ना, तो फिर जो अच्छा कप्तान होता है ना, वो उसको बिठा के कहता है कि भाई ये 6 मैच है, ये 7 मैच है, तुम बाहर नहीं होगे। बिल्कुल सही, ताकि उसको कॉन्फिडेंस हो कि यार मैंने बाहर नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। टीम मैनेजमेंट लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कल हमने देखा साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस के जरिए आउटस्टैंडिंग जी, एग्रेशन, कंट्रोल एग्रेशन, प्रॉपर हिटिंग, शॉट सिलेक्शन और उसकी एग्जीक्यूशन जो थी, और फिर और तो और जो उसने इंटेलिजेंट क्रिकेट के लिए जो प्लेयर बॉलर्स को पिक किया है। जी 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 T20 में खास तौर पे ये होता है, आप देखते हैं कि भी ऑपोजिशन के कितने बॉलर हैं, उन बॉलर्स को पिक करना, फिर उसकी टाइमिंग, फिर बॉलर्स को पिक करना है, फिर वो जो मोमेंटम है उसको भी पिक करना और उसको कैरी ऑन करना। उसने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं एक अच्छी इनिंग्स खेलने के लिए, एग्रेसिव T20 इनिंग्स खेलने के लिए उसने सारे ही जो बॉक्सेस हैं वो टिक किए, जिसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट 203 का रहा। और जिस तरीके से हाईएस्ट है PSL में पाकिस्तानी जी, और 13 चौके और 5 छक्के मारे हैं, और मेरा ख्याल है ये 18 गेंदों भी इसने कोई 85 रन कर दिए। तो बॉलर्स को पिक करना T20 में होते ही है। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट क्या है, अगर कोई भी बॉलर आता है वो पहली बाउंड्री पहले गेंद पे मारते ताकि अगले 5 गेंद बॉलर जो है वो बैकफुट पे हो जाए। तो प्रेशर उधर से क्रिएट करना शुरू करते थे। कई ऐसे इसने पहली गेंद पे बाउंड्री मारी है और पूरा ओवर उसने लूट लिया है। सही। और कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अगर 1-2-3 डॉट बॉल क्रिएट कर दिए हैं तो ओवर का अगर फिनिश हो रहा है ना,
तो वहां पे फिर बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है कि यार मैं अच्छा ओवर करके निकल जाऊं, वहां पे उसने फिर बाउंड्री मारी है। तो आप देखें मोमेंट्स उसने कैसे चुराए हैं या उसने उनको लूटा है, तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का नॉक किया। जैसे कि मैंने भी इशारा किया, अब ये मैं जरा बता दूं कि 39 गेंदें जो उसने खेली हैं, 49 रन बनाए, ये बाकी 5 बॉलर्स के मध्य मुकाबले हो सकता। शाहजादा फरहान ने 20 गेंदें खेलते हुए 57 रन स्कोर किए, सिर्फ अली रजा और सुफियान मुकीम को टारगेट करते हुए। तो वही इंटेलिजेंट क्रिकेट, इंटेलिजेंट बैटिंग और जिस तरीके से प्रेशर डाला, कमाल है। असल में देखें, जब आप जो अच्छा बैट्समैन होता है ना, कोई भी दुनिया का अच्छा प्लेयर होता है, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। दूसरी टीम में बाहर बैठ के ना, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप जब बैटिंग करने जाते हैं ना, तो जो अच्छे बॉलर होते हैं ना, अगर वो अच्छी बॉलिंग करें ना, तो आपकी कोशिश होती है कि यार विकेट देने के बजाय इनका स्पेल निकाल दें। एक ओवर मैक्सिमम या 2 ओवर आपने T20 में करने होते हैं। तो उसके बाद फिर आप जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना, उनको ढूंढते हैं कि यार इनको मैंने नहीं छोड़ना। तो ये उसमें अच्छी क्लास जो नज़र आई कि उसने 2 सॉफ्ट जो टारगेट थे, अली रज़ा और सुफियान, तो दोनों को उसने टारगेट किया और आप देखें मैक्सिमम स्कोर किया। और इसमें दूसरी चीज़, जो अच्छे बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन हो ना, वो पहले जाके पिच को ज़रूर रीड करता है कि विकेट क्या कर रही है। और ये पिच ऐसा था कि आप देखें उसने कई शॉटें ऐसी मारी जो आपकी बॉडी से बहुत दूर भी थी, मगर वो कनेक्ट हुई क्योंकि बॉल आ रहा था बैट पे। विकेट बहुत अच्छा था। तो मैं समझता हूँ कि वो उसके साथ ये पहले भी ज्यादती करते रहे, जो आइंदा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान को इसको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सिकलान साहब, इससे पहले कि पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस की तरफ हम जाएं, सुफियान मुकीम की बॉलिंग की बात भी करेंगे, लेकिन शाहजादा फरहान की इनिंग्स के अलावा ख़ास बात कॉलिन मनरो की इनिंग्स, 40 रन स्कोर, वो पहले मैच में भी खैर चला था, वो बड़ा अच्छा स्कोर किया था। उसके बाद भी अगर हम देखें, आज़म खान 16, सलमान आगा 30, 20 रन जैसन होल्डर ने बनाए हैं। तो मतलब ओवरऑल भी साथ दिया है बाकी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने साहबजादा फरहान का। जी मैं ये समझता हूँ साहबजादा फरहान ने इनको इतना डैमेज कर दिया था साइकोलॉजिकल, और जितना उसने सबकी धुलाई की और जिस तरीके से उसने कंट्रोल एग्रेशन के साथ प्रॉपर हिटिंग की, सबकी जो है ना वो ईद हो गई। सबने मौका जो है ना कहते लगे न पाजरे ने लूट लो। तो कॉलिन मनरो को भी जो फायदा हुआ है, आई विल गिव क्रेडिट टू साहबजादा फरहान, इवन दो ही प्लेड रियली वेल, अच्छी क्रिकेट खेली उसने। आजम खान, सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी 200 के स्ट्राइक रेट पे खेला। इवन जेसन होल्डर और नीचे से जो ऑस्ट्रेलियन चैप है, आई थिंक 18 उसने भी किए हैं। तो ये सब ने जो किए एग्जीक्यूशन, ऊपर से उसने ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया हुआ था, और ज़ल्मी के जो बॉलर्स थे वो भाग रहे थे। मुझे जो सबसे बिल्कुल मुझे ये सबसे जो लग रहा है, जो जिससे मैं समझने के मुतमईन नहीं हूँ, सुफियान मुकीम के 4 ओवर रिगार्डलेस करवाने चाहिए थे, रिगार्डलेस, क्योंकि वो पाकिस्तान का प्लेयर है और चाइनामैन है। आपका 1 आध ओवर 2 ओवर जाते हैं, मैं ये जगह इस्तेमाल किया गया नहीं, ये भी गलत जगह नहीं। मैं ये कहता हूँ कि उसके 4 ओवर रिगार्डलेस पूरे होने चाहिए थे। हुसैन तलत ने 3 किए हैं, तो इसका 1 ओवर उसको देते, और जो बच्चा जो अली रजा है इसका ओवर इसको देते। सुफियान रिगार्डलेस, इसको आप इसके 4 ओवर पूरे होने चाहिए। सही है। वो इस वजह से कि ये पाकिस्तान का है प्लेयर और ये डेवलप हो रहा है, इसको जितना रगड़ा लगेगा, जितना अंडर प्रेशर जाएगा, ये सीखेगा इधर से और ये बन के निकलेगा। ठीक है, एक PSL है, आपने PSL जीतना है, आपने मैच जीतना है। बीच में जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनका कोटा पूरा होना चाहिए। आई थिंक ये एक निगाह से देखा जाए ना, कोच की निगाह से, कि ये सारे बॉलर जो है पाकिस्तान के लिए हमने पिक करने उठाने हैं। तो यही तो है जो प्रेशर सिचुएशन में कुट खा के अब कैसा आप रिस्पॉन्ड करते हो, कैप्टन को भी चाहिए कि आप इसको झोंकते रहे। मेरा ख्याल है मेरा जो बॉलिंग में जो निखार आया वो इस वजह से था कि मुझे जो सीनियर प्लेयर थे या मेरा जो कैप्टन रह चुके हैं, वो मेरे गंदे स्पेल के बाद भी जब मुझे लेके आते थे, उसने मुझे ये बताया कि इनको मेरे पे यकीन है। अब मैं अपना रीसेट करता था माइंडसेट के यार जो कुछ हो गया सो हो गया, अब दोबारा कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आई थिंक इसके 4 ओवर जरूर होने चाहिए। वैसे आप गंदा स्पेल कब करते थे? कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ये तो मेरे लिए तो बहुत। मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, देखें ये जो शकी बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर देखो शकी इसमें फ्रेंचाइजी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो मैच हारे। ये जो चीज़ आपने कही है ना, ये बिल्कुल ठीक है, मगर ये आपको जाके फर्स्ट क्लास में लंबी बॉलिंग करेंगे तो आप सीखेंगे। आप ये 4 ओवरों में नहीं सीख सकते। कोई भी फ्रेंचाइजी ये कोशिश नहीं करेगा कि
वो मैच हारे। सही। अच्छा मलिक साहब, अब जरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस का। करें। बॉलिंग की जो बात हो रही है, इसमें आप भी देखेंगे तो 13 रन जो है वो एक्स्ट्रा दिए हुए, जिसमें से 10 जो है वो सिर्फ वाइड बॉल्स हैं, यानी बॉलिंग जो है वो कंट्रोल्ड नहीं थी। एक होता है चीज़ विकेट लेना, दूसरा ये होता है कि एक्स्ट्रा रन देना। अब इसमें तो पेशावर ज़ल्मी हमें पूरी तरह से नाकाम नजर आई है, बैटिंग की साइड में भी अगर हम देखें और बॉलिंग में भी देखें। अब आप देखें बाबर आजम जो है ना, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है जी। कैसे बेहतरी आई? पहले 0 पे आउट हुआ था, अब 1 रन बनाया, तो बेहतरी तो आई है। ये अलग बात है कि जो खैर चले उसमें आप तबसरा आप कर सकते हैं बेहतर। साइम अयूब 6 रन बनाया उन्होंने। बाकी ओवरऑल 87 रन मोहम्मद हारिस के जो हैं वो बेकार गए हैं। जाहिर है जो मैच नहीं जीती टीम, तो आपकी अपनी ज़ाती जो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल इनिंग है शायद उतनी मैटर नहीं करती। ओवरऑल जो बैटिंग है उस पर क्या कहेंगे आप? यार देखिए, जब आप 240 चेज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप पे वैसे ही बड़ा मेंटली प्रेशर होता है कि यार उसको चेज़ करना है, और उसमें ना आप शुरू में भी अच्छी बॉल पे भी ट्राई करते हो कि मैं स्कोर करने की कोशिश करूँ। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आपको पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए आपका। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें, सैम अयूब वैसे ही तेज़ खेलता है, तो ये जब ये इस माइंड से आप जाते हैं ना कि हमने 240 चेज़ करना है, और उसमें आप पहले बॉल से आप ट्राई करने की कोशिश करते हो, और अच्छी बॉलों पे आप जब ट्राई करते हो तो फिर आप विकेट थ्रो करते हो। इनकी इनिंग में पूरी में अगर देखें, ये मैं वैसे मुझे खुशी हुई कि मोहम्मद हारिस ने 87 किया, इसमें कोई शक नहीं कि कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि टीम वैसे ही आगे लगी हुई थी और दूसरी टीम भी रिलैक्स होती है कि यार अब हम तो जीत ही रहे हैं, तो वो उस तरह की बॉलिंग नहीं होती, ना उस तरह का अटैक होता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि इसने बहुत देर के बाद मैंने देखा है कि ये भी चला है, चलें इसको कॉन्फिडेंस आएगा। मगर उसके अलावा अगर आप देखें तो ये थ्रू आउट आपको डबल फिगर नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी कोई भी ऐसा प्ले 13 या 10 से किसी ने किया हुआ, 7 खिलाड़ी हैं डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हुए, डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हुए। तो जब आप इस तरह पैनिक बटन आपका दबेगा तो फिर आप कभी भी नहीं जीत सकते। अच्छा मलिक साहब, एक और मेरा पॉइंट मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था। आप चूँकि कप्तान भी रहे हैं, बैट्समैन जब कप्तान बनता है उसकी अपनी ज़ाती बैटिंग कितनी मुतासर होती है? क्योंकि बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस हम देखें, जब वो नेशनल टीम के भी कप्तान थे तो बड़ी हद तक उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई थी। अब जो कप्तानी वो कर रहे हैं है कि अगर अपनी बैटिंग की तरफ उन्होंने तवज्जो देनी है तो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। यार देखो, ये आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कप्तानी का प्रेशर नहीं ले सकते, और कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो कप्तान बनते हैं ना तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैंने ही करना है, मैं हर चीज़ करूँगा। क्योंकि इसमें कोई मिसालें आप दे सकते हैं? तेंदुलकर की एक मिसाल तो हमारे सामने है, आप देख लें, तेंदुलकर ने छोड़ दी थी। क्योंकि ये आप देखें, आपने ना जब आप कैप्टन बनते हो ना, आपने पिच रीड करनी है, आपने जाके दूसरी टीम ऑपोजिशन के बंदे देखने हैं यार कौन सा प्लेयर कहाँ वीक है, कहाँ बॉलिंग करनी है, किसको चेंज करके लाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, टीम किसको सेलेक्ट करना है, किस मौके पे किस बॉलर को बॉलिंग देनी है। तो जब वो इस चक्कर से नहीं निकलता ना, अगर वो फिर उसकी बैटिंग स्ट्रगल करती है। तो मेरे ख्याल में ये बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान भी रहा, कराची से भी कप्तानी की, मगर टीमें उसकी अपनी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही और टीम की भी नीचे जाती रही। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उसको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरा अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस किधर मुझे करनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कप्तानी। अच्छा, उनको तो जो सोचना चाहिए वो अपनी जगह पर, लेकिन इंज़मामुल हक को क्या सोचना चाहिए? क्योंकि प्रेसिडेंट हैं, वो बैठे हुए हैं, जब वो देख रहे होंगे, ये जो हम तो ये सोच रहे थे कि इंज़मामुल हक बाबर आजम ये कॉम्बो तो बड़ा खतरनाक साबित होगा और जो मुखालिफ टीमें उनके लिए, लेकिन उसके बरक्स ही हुआ। क्या सोच रहे होंगे इंज़मामुल हक के जहन में, क्या चल रहा होगा? आप बेहतर बता सकते, साथ इतना खेले हुए हैं। ऑब्वियसली जब चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होते हैं, और आई एम श्योर आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होंगे क्या हमारा बॉलिंग कम्बिनेशन ठीक है, बेंच पे कौन है, किसको आना चाहिए। हर नेट जो है, हर नेट सेशन जो होगा उसको देख रहे होंगे, प्लेयर्स को सुन रहे होंगे, ऑपोजिशन को देख रहे होंगे, उनके विनिंग फार्मूले फाइंड आउट कर रहे होंगे। हमारा विनिंग कॉम्बो, विनिंग फार्मूला क्या होगा, ऑपोजिशन का विनिंग फार्मूला, विनिंग कॉम्बो क्या होगा, विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत थोड़ा टाइम है। अगर 2 मैच हो गए इनके, मेरा ख्याल है दोनों तकरीबन 2 मैच हो गए और दोनों हार चुके हैं ये। तो मेरा ख्याल है पहला ये जो 5 मैचों में अगर आगे 2-3 और गए तो वो फिर पैनिक बटन जो है ना, मेरा ख्याल है एक आध के बाद दबना शुरू हो जाएगा कि अब करें तो करें क्या। क्योंकि ये T20 क्रिकेट बहुत ही अजीब किस्म की क्रिकेट है। मैं और सलीम भाई ऑफ एयर यही बात कर रहे थे कि पहला मैच, जिसके पहले मैच में 11 बेस्ट 11 उसको पता चल गई और उसने ऐसा एक एनवायरनमेंट
क्रिएट कर लिया और सबके माइंडसेट बन गए और प्लान्स उनके विनिंग फॉर्मूले इनको पता चल गए और वो उन्होंने पहले ही मैच से जो है उन्होंने टेक ऑफ कर लिया, उनके लिए आसानी हो जाएंगी। 2-3 मैच हारने के बाद जो है ना वो पैनिक बटन जो है वो दबना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे कैसे कंट्रोल करते हैं चीज़ों को और किस तरीके से बाउंस बैक करना है, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई एम श्योर वो इस स्ट्रेटेजी को अब इस वक्त सोच रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या सोच रही हैं दोनों टीमें, ये इस पर भी बात होगी और खासतौर पर आज के मैच के हवाले से भी गुफ्तगू होगी ट्रांसमिशन में। तो एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, कोई भी जगह जहां 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, बैठे हों, गुफ्तगू कर रहे हों, तो उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है कि उनका ताल्लुक किस शोबे से है। अगर कोई डॉक्टर्स होंगे तो यकीनन हर एक शख्स को देखते हुए वो यही कह रहे होंगे फ़लाँ को फ़लाँ बीमारी हो सकती है, फ़लाँ के विटामिन्स पूरे हैं। इसी तरह जब क्रिकेटर्स आपस में बैठे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उनकी गुफ्तगू भी क्रिकेट से रिलेटेड ही होती है। वो हर चीज़ में क्रिकेट को ले आते हैं। तो सकलाय मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब की जब मैं चुपके से कान लगा गुफ्तगू सुन रहा होता हूँ तो मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में वो यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुझसे और आपसे भी वो सारी जो यादें हैं वो शेयर करें। सलीम भाई, आप कोई अंग्रेज़ी के हवाले से कोई वाक़या मलिक साहब से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा वो हमारे नाज़रीन को भी बताएं। हमारे ज़माने में ना एक लड़का किसी गाँव का था, वो क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, शहर में आ गया, क्रिकेट खेली और वो फिर जनाब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गया। पाकिस्तान तक उस पाकिस्तान के लेवल तक नहीं गया, फर्स्ट क्लास खेला और फिर उसका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तो इंग्लैंड में एज ए प्रो खेलने के लिए वो चला गया। तो वो जो गांव का था वो जब शहर में आया लाहौर में तो उस बेचारे को उर्दू ही नहीं आती थी। अच्छा, हाँ, वहाँ पंजाबी, इधर पंजाबी से डायरेक्ट अंग्रेजी में चला गया ना? फिर उधर जाके अंग्रेजी थी। तो इधर एक मैच मैंने खेला, उसने गेंद किया, दीवार पे लग गया तो कहना पायण है दे त्रोपे खुल गए ने। अब उसकी उर्दू ऐसी थी, पायन इसके त्रोपे खुल गए ने, यानी सीम उगड़ गई है। तो वो बेचारा इस तरह की उर्दू बोलता था। तो इस तरह के तो बहुत सारे। खैर वो सिलेक्ट हो गया, इंग्लैंड चला गया। अब जब वो इंग्लैंड जाना था तो गांव के सारे लोग एयरपोर्ट पे आए, फूलों के हार, जनाब बच्चा जा रहा है वलैत खेलने के लिए, 6 महीने रहेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और जनाब वो चला गया। अब वहाँ पे जाके उसने मेहनत की, क्रिकेट खेला, तो हर दफ़ा फ़ोन शून करता था, महीने में 1 आध दफ़ा फैमिली। गांव में यही होता है ना, किसी दुकान पे फ़ोन लगा होता है, 90s की बात हो रही है, तो फ़ोन दुकान पे लगा होता था, घर वाले आते थे, मालदा माजदा आ गई, वाले साहब आ गए, जल्दी जल्दी बात कर ली। वो 1 पाउंड में जनाब बड़ी मुश्किल से बात होती थी, पैसे ही बचाने होते थे, तो जल्दी जल्दी दुआ सलाम करके खैर खरीद और फ़ोन बंद। अब 6 महीने हो गए, अब उसने वापस आना था। अब वापस आ रहा तो 6 महीने में उसने कोई तरक्की कर ली। सैटरडे और संडे उसके मैच होते थे, बाकी वो बेचारा काम करता था इधर उधर। तो अब उसकी फ़्लाइट थी संडे की, तो उसने फ़ोन किया, वालदा ने उठाया तो कहने लगा माँ मेरी ये संडे ਨੂੰ मैं वापस आ रहा है। अच्छा, उसकी वालदा कहेंगी हाँ है पुत्र तनु ते असी एयरपोर्ट छड़ के आई, तू गया जालते सी, तू संडे ते वापस आ रहा है। ओए ओए ओए, इस तरह वो फिर संडे लेके गए होते। बड़ी मुश्किल उन्होंने समझाया, एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पे संडे लेके गए। भाई साहब, आपने होली का एक त्यौहार मनाया था जो हम बात भी कर रहे थे, बेंगलोर में शायद ऐसा हुआ था। ये क्या वाकया है यार? जो पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे ना, उनमें एक रेस्ट डे हुआ करता था, तो अगर याद हो, कभी बीच में रेस्ट डे आ जाता। तो वो हमारा मैच था बेंगलोर, बड़ा मशहूर। किस सन की बात हो रही है? ये 87 जब बहुत मशहूर टेस्ट मैच हुआ था ये बेंगलोर वाला, जो कम स्कोर पे हम पाकिस्तान जीता था। तो वो ना गैप आ गया, वक्फा आ गया, एक दिन का रेस्ट था। तो अब हम उनको स्कोर चाहिए था 116 जीतने के लिए। अगले दिन होली थी। अब होटल में क्या हुआ कि सब ने होली मनाई। वो आपको पता है वो वहाँ बहुत शोर होता है इसका। तो जिस होटल में हम ठहरे हुए थे ना, तो वहाँ होटल ना स्विमिंग पूल था और यूँ साइड पे कमरे थे और उनका रेस्टोरेंट था बीच में ही सकी। तो वो ना उनकी बार शार वो सारा कुछ उधर ही थे, लोग उधर ही बैठे होते थे। अब उन्होंने आके शुरू कर दी होली खेलनी शुरू, हर एक पे रंग फेंकना सारे। अब हमें तो कुछ लोग हमारे सारे शरारती बीच में तो थे ना, हमारे टाइप जो यंग थे उस वक्त,
इन्होंने होली खेलनी शुरू कर दी। अब वहाँ इन्होंने स्विमिंग पूल से लेके उनके रेस्टोरेंट से लेके कमरों तक सब ख़राब कर दिया, मार मार एक दूसरे को होली ना। अच्छा ये कर तो दिया हमने, अब वो रंग उसमें ना कुछ रंग ऐसे थे जो थोड़े से पक्के थे। अब हाँ सब उस वक्त थे, उन्होंने कप्तान और मैनेजर उन्होंने कहा कि ये सुबह किसी को रंग नज़र आ गया ना ग्राउंड में तो पाकिस्तान ने तो मार देना था आप लोगों को कि ये कल ये क्या करते रहे हैं। अब वो उतरे ना, वो भाई लगे हुए हैं उसको साफ़ करने, तो बड़ी मुश्किल से जाके कईयों ने वो किसी जगह लगा हुआ है तो टेप लगा ली ऐसे कि यार नज़र ना आए। तो दूसरे दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप जीतते हो ना, लगी हुई दिखाई दे रही थी हाँ बाकायदा आप अगर उसमें देखें तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि कम स्कोर था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब मैच जीतते हो ना तो छुप जाती हैं, आप हारे ना तो वो नज़र आती हैं। आप देखो कई दफ़ा आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान मैच आ रहा है तो वो दिखाएंगे जी ये पार्टी हो रही है, ये कर रहे हैं रात, हालांकि उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कहीं ओपनिंग सेरेमनी पे एक दफ़ा हुआ था तो इन्होंने दिखा दिया, मगर ये हम मैच ना अगले दिन अल्लाह ने किया, हम मैच जीत गए। तो ये हमारी उस वजह से बचत हुई, अगर वो ना होती तो नाज़रीन अगर आप कभी वो बेंगलोर टेस्ट के कोई फुटेज कहीं नज़र आए तो उसमें अगर टेप लगी हुई नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि ये रंग छुपाया जा रहा है और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे थे, उनको जोड़ा नहीं जा रहा था प्लेयर्स को, बल्कि रंग छुपाया जा रहा था। बहरहाल अब बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का एक इंतहाई अहम मैच होने जा रहा है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर गुफ्तगू होगी। तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं पीएसएल हंगामा में आपको। तो आज रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबले होंगे। रिवायती हरीफ पीएसएल की हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का जब भी मैच होता है तो दोनों जो शहर हैं उनके शायकीन भी बड़े पुरजोश होते हैं और हमें वो रिवायती जो रंग है, जो टसल है क्रिकेट की, वो नज़र आती है जब भी कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच होता है। तो आज एक तो स्टेडियम में शायकीन की तादाद से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक दिलचस्पी है, क्योंकि सकलैन भाई 32,000 की तकरीबन गुंजाइश है कराची के स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में, और पिछले मैच में 3,000 शायकीन आए थे, 3,000 फैंस आए थे सिर्फ। तो आज आपको लगता है कि स्टेडियम भरेगा? और दूसरा, अगर हम ऑन पेपर्स बात करें, फ़खर जमान फॉर्म में आ चुके हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सैम बिलिंग्स भी वापस आ चुके हैं, 50 उन्होंने स्कोर किया। ओवरऑल जो अगर ऑन पेपर देखें तो बेहतर पोजीशन में है लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स से मध्य मुकाबले अगर देखा जाए। दोनों तो हाई कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, बट ऑन पेपर देखा जाए और जिस तरह की दोनों ने क्रिकेट खेली है तो आंकड़े का मैच होना चाहिए, बट ऑन पेपर मुझे लाहौर कलंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। लाहौरियाँ ऐसे नहीं लाहौर की मुझे जो है ना वो लग रही है कि ये ऑन पेपर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके अंदर जो बॉलिंग यूनिट है इनका, शाहीन की फॉर्म वापस आई है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने। आई एम श्योर एज ए लीडर जब आपकी परफॉर्मेंस भी बनती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। शाहीन के साथ मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है एज ए हेड कोच, जो अभी जो उसकी परफॉर्मेंस जो चल रही है लोग बात कर रहे हैं, बट मैं उसके माइंड सेट की बात करना चाहूँगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा सेमीफाइनल मैच था 2022 वर्ल्ड कप का, बारिश हो गई, आखिरी 4-5 ओवर रहते थे, एक साइड बहुत छोटी बाउंड्री थी। अच्छा, तो बारिश की वजह से मैच रुका और फिर बार बार हम लोग जाते थे, इंटरप्शन होती थी, ग्राउंड्समैन कब ग्राउंड देंगे। एनीवे जब मैच शुरू होने लगा तो कुछ ओवर मेरा ख्याल है कट भी गए थे। तो मैं जब अंदर गया तो शाहीन अफरीदी, रिजवान, माई सेल्फ, शादाब और एक और लड़का था गालिबन हारिस राउफ, हम लोग खड़े थे, बात हो रही थी। तो शाहीन ने कहा बाबर को, बाबर इस साइड पे बाउंड्री छोटी है, इधर से मैं करूँगा, मुझे इधर से करवाना। अच्छा। क्योंकि जब छोटी बाउंड्री होती है, बारिश, थोड़ा सा गेंद गीला होना, स्विंग भी ना होना गेंद का, तो उस वक्त इस बंदे ने ये कहा, जो कि मुझे एज ए हेड कोच ऐसी सिचुएशन में कोई इस तरह वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, वो अक्सर ऐसी बात करते थे। तो इसके अंदर मुझे जो है ना ये उसका एटीट्यूड नजर आया कि छोटी बाउंड्री से मैं करूंगा, मुझे इधर से करवाओ। बिल्कुल ठीक। और वो फिर हम सेमीफाइनल जीते। तो आई थिंक इसकी फॉर्म, इस मैच, पिछले मैच की जो फॉर्म वापस आई है, तो आई थिंक ये ट्रिकल डाउन करेगी पूरी टीम के अंदर। बिल्कुल सही है मालिक साहब, मुकाबला कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स का ही नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी और डेविड वार्नर का भी है। और ओवरऑल अगर अभी तक जो स्टैट्स सामने आए हैं, जो मैचेस अभी तक खेले हैं, लाहौर कलंदर्स एक मैच अभी लेटेस्ट जीती है जो लास्ट मैच हुआ है, उससे पहले एक मैच हार भी चुकी है। तो कैसे देखते हैं आप?
यार इसमें ना देखें, चूँकि कराची मैच हो रहा है, कराची में ही है ना? जी कराची में है। अच्छा, इसमें जो सबसे वाइटल रोल होएगा ना वो स्पिनर्स का होगा। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ कराची में इतना कोई ख़ास बॉल निकलता नहीं है, तो ये फास्ट बॉलरों की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग करेगा तो वो अच्छा स्पेल कर सकेगा। मे बी आखिरी ओवर में रिवर्स स्विंग मिले, मगर जिसके स्पिनर्स मुझे नहीं लग रहा, चूँकि मैं हमेशा, आपको याद है टॉस से पहले हम कहते हैं पता चलता है कि ये कराची वालों को भी ये पता है, बाकी टीमों को भी पता है कि जैसे यहाँ स्पिन ट्रैक है, तो जो अपने स्पिन ट्रैक अच्छा खिलाएगा उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे लाहौर हो या वो इस टीम के लिहाज से तो लाहौर की स्पिनर्स फिर भी एक्सपीरियंस नज़र आते हैं, बॉलिंग उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मगर कराची डेफिनेटली ये सोचेगा ज़रूर कि हमें, चूँकि उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है और वो स्पिनर्स पे बिल्कुल रिलाई करेगा। और दूसरा इसमें बड़ा वाइटल होएगा पहले 6 ओवर्स। अच्छा, क्योंकि हर एक के माइंड में होएगा कि यार ये आके आखिरी ओवर्स में ये स्पिनर्स ने हमें फंसा देना है, तो वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। पहले 6 ओवर में वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम रन्स जितना वो कर सकें करें दोनों टीमों से। सही। तो ये बड़ा अच्छा मैच होएगा। और आपको आज के मैच में ना, ये चूँकि वैसे भी लाहौर कराची का थोड़ा सा टसल तो होती है। सही, थोड़ी नहीं, वैसे काफ़ी टसल होती है। अच्छा, टसल सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, एक और टसल बड़ी होती है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप नहीं कह रहे हैं वो टसल होती है बिरयानी के हवाले से, आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी? लॉरी बिरयानी साडा ते बिरयानी ते साडा पुलाव भी उन्होंने चंगा नहीं। लाहौर कराची का याद है एक मैच था, फर्स्ट क्लास मैच ना, टसल ऐसी चलती थी। कराची ने कहा लाहौर नहीं खेलेंगे, लाहौर ने कहा कराची नहीं खेलेंगे। मैच हुआ पेशावर में न्यूट्रल वेन्यू, तो कराची की बारी आ गई, फ्लैट विकेट थी, उन्होंने कुछ 750-800 रन बना दिए। लाहौरियों को उन्होंने कूटा ठीक ठाक। पहले तो वो सिंगले डबले वो छक्के थोड़ी मारते थे, तो हम लोग जज्बाती जनाब, उन्होंने हमें कोई पौने दिन के अंदर हमें आउट किया। खुद 2 दिन बारी ली, फॉलन हो गया, कहा नहीं फिर बारी लेंगे। अच्छा। फॉलन नहीं किया और फाइनल मैच जो होता है, आपने लीड ले ली, आप चैंपियन बन जाते हैं। तो वो अभी तक लाहौरियों के अंदर बदला है, कराची को छोड़ना नहीं। आज देखते हैं ये बदला लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आपने हमें याद करा दिया है, कल खिलाड़ियों ने वो सुना। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं। मलिक साहब अच्छा खेल रहे हैं, 66 पहले मैच में, उसके बाद 37 रन उन्होंने दूसरे मैच में स्कोर किया, जो मैच जीते भी लाहौर कलंदर्स। एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, खासतौर पर फॉर्म में आने के बाद। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं, मुझे जो टेक्निकली जो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में भी और वैसे भी जो नज़र आता है वो अब्दुल्ला शफीक ही। अच्छा, ये मैं बहुत देर से कहता हूँ कि इसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हम। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में इसकी सारी इंडियंस ने, के टॉप जितने भी लोग थे उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी, ये बड़ा अच्छा खेला था। मगर अनफॉर्चुनेटली जब वापस आए तो उसको अच्छी तरह इन्होंने यूज़ नहीं किया। लोकल मैचेस में पिछले साल इसको लाहौर कलंदर ने, इसने 45 किया, उसके बाद इसको 6ठे नंबर पे भिजवाते रहे, 5वें नंबर पे भिजवाते रहे। उसकी रीज़न बहुत सारी हैं, वो कभी फिर बात करेंगे। क्योंकि जब आप अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते ना, तो फिर यही हाल होता है। इस साल ये ओपन कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और लाहौर कलंदर के लिए बड़ा अच्छा प्लेयर है, अगर उसको अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाए। बहुत कम वक्त है हमारे पास। कराची किंग्स की तरफ से जेम्स विंस फॉर्म में 100 बनाए, 101 रन स्कोर किया उन्होंने लास्ट मैच में। खतरनाक हो सकते हैं वो लाहौर कलंदर्स के लिए? जाहिर है 100 करके गया, 100 किया था ना, 100 किया था, तो खतरनाक होंगे। बट आई थिंक आसिफ अफरीदी जो है वो मेरा ख्याल है इसके लिए थ्रेट होगा। अच्छा। और हाँ जी, क्योंकि जब उसकी बारी आनी है तो आसिफ अफरीदी को मेरा ख्याल है वो चांस लेंगे। अच्छा खेलता है फास्ट बॉलर्स को, जिस तरह आसिफ अफरीदी गेंद कर रहा है, वो बैट्समैन को खास तौर पर राइट हैंडर को वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसको जो है काफ़ी तंग करता है। तो मैं कहता हूँ ये उसका थ्रेट होगा। बट जाहिर है जब आप 100 करके जाते हैं तो आपका इतना बड़ा जिगरा होता है, तो डेविड वॉर्नर की जो माइंड सेट है वो खाली इस पे बिलीव नहीं करेगा, वो पूरी टीम को साथ लेके। आखिर में ये कप्तानी ये बड़ी वाइटल टीम बताएं जी आपकी कौन सी है, आज कौन जीतेगा? मलिक साहब अब आप, पहले मैंने आपसे पूछा, आज चले जल्दी से यार मुझे तो देखे लाहौर है, तो उस दिन माइंड कर गया था कि यार लाहौर के खिलाफ जा रहे हैं। जी आपकी टीम 60-40 लाहौर 60-40 क्योंकि दोनों अच्छा खेल के आए हुए हैं। देखते हैं जी कौन जीतता है आज के मैच में और इन दोनों में से कौन जीतता है। बहरहाल वक्त खत्म हुआ। सकलाल मुश्ताक साहब, सलीम मलिक साहब और ज़ीशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।